नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे की। कल आपको पता होगा नरेंद्र मोदी पंजाब के डेरा सचखंड जो बल्ला में स्थित है, बल्ला पहुंचे। अब एक तरीके से यह धार्मिक कार्यक्रम, लेकिन इस धार्मिक कार्यक्रम को अगर हम राजनीति से जोड़कर देखें, क्योंकि राजनीति में कोई भी राजनेता कुछ भी करता है तो उसके राजनीतिक मायने जो है वो बड़े आगे तक जो है वो सोचने के लिए मजबूर करते हैं। अब राजनीतिक मायने इसके क्या है, अगर हम इसको जोड़कर देखते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि आसानी से समझ में आ सकती है। इस वक्त पंजाब में राजनीतिक हालात क्या है? तो इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार 4 साल लगभग हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो वादे किए थे, अगर हम मुफ्त बिजली के उस वादे को छोड़ दे तो इसके अलावा महिलाओं को 1000 रुपए देने का, लॉ एंड ऑर्डर जो कि प्रमुखतया से आम आदमी पार्टी की सरकार के आने के बाद बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया, तो यह भी एक इस वक्त जो है वो मुद्दा बना हुआ है। तो धरातल पर अगर हम स्थिति को स्पष्ट करें तो आम आदमी पार्टी 2022 में जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी वो पूरा करने में असमर्थ रही। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विभव कुमार एक तरीके से आम आदमी पार्टी की हाईकमान, टॉप लीडरशिप पंजाब में डेरा डाले हुए हैं। अब पंजाब को बचाने की बड़ी चुनौती। तो ऐसी स्थिति में पंजाब पहले से कमजोर है, तो दूसरी पार्टी जिसको हम 2 नंबर की पार्टी कहेंगे यहां पर, और वो है कांग्रेस पार्टी। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2022 के बाद क्या बदला? तो 2022 के जब चुनाव हुए विधानसभा के, तब तक आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़ी थी। पूरे देश में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को, दिल्ली में तो आपको पता ही है 2016-17 तक सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दे देकर हर मंच से अरविंद केजरीवाल, शीला दीक्षित जी को अरेस्ट कराने की बात करते थे। तो 2022 तक क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उस गठबंधन का हिस्सा नहीं थी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। लेकिन 2022 के बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल गए, दिल्ली का विधानसभा चुनाव हारे, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। तो दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी, इतिहास रहा है कि कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए किसी दूसरी पार्टी को ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता वो आपस में इस तरीके से लड़ते हैं कि वो आसानी से चुनाव हार सके। इसका ताजा उदाहरण, क्योंकि जब हम पंजाब की राजनीति की बात करते हैं तो फिर आप हरियाणा को भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, क्योंकि 10 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, उसके बाद एक स्थिति बनी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव निकाल लेगी। लेकिन जिस तरीके से आपको पता होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गद्दावर नेता, उनका पुत्र दीपेंद्र हुड्डा, और इसके अलावा उनका राजनीतिक प्रभाव किस तरीके से 90 में से 71 सीटों पर टिकट जो है वो अपने चाहने वालों को दिए। तो दूसरी तरफ एक दलित नेत्री, तो आपको पता ही होगा उसके साथ क्या किया गया। जस्सी पटवाड़ की रैली में जाति सूचक शब्दों के साथ उसको अपमानित करने का भरपूर प्रयास किया। और तीसरा फ्रंट आपको पता होगा, रणदीप सुरजेवाला। तो उस वक्त भी हमने बात की थी लगभग 20-22 सीटों के ऊपर हरियाणा में दलित राजनीति का प्रभाव साफ तौर से देखा जा सकता है, जिसमें 16 से 17 सीट रिजर्व और 4 सीट जो सीधे तौर पर, चाहे वो सिरसा की सीट हो, अंबाला की सीट हो, पंचकुला की सीट हो, ये कुछ सीटें और हिसार की सीट, जो एक तरीके से डोमिनेंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सिरसा से कंट्रोल होने वाली सीट। तो नतीजा क्या हुआ? दलितों ने एक महासभा की और दलित
कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो अब पंजाब में भी इसी तरीके के हालात जो है वो इस वक्त पैदा हो रहे हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को उसके साथ जोड़कर देख रहे हैं। पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में 32% आबादी दलित है, और दलित वोटर पंजाब में जहां कांग्रेस पार्टी की पकड़ अच्छी मानी जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी ना 3 में है ना 13 में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना वोट शेयर बढ़ाने में जरूर कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। और अब तक की स्थिति को अगर भारतीय जनता पार्टी की देखें तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के इन दौरों से ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी। इसके पीछे के कारण बहुत सारे हैं। जिस तरीके से पंजाब की राजनीति में पंथक राजनीति सबसे ज्यादा हावी होती है, ऐसी स्थिति में शिरोमणि अकाली दल के साथ में छोटे भाई की भूमिका में हमेशा भारतीय जनता पार्टी रही। अब अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं है और अकाली दल भी पहले की बजाय जो है वो कमजोर हुआ है। ऐसी स्थिति में एक नई पार्टी पर भरोसा किया गया था, आम आदमी पार्टी पर। तो अगर हम इस दौरे को उसके साथ जोड़कर देखते हैं तो एक तरीके से दलित वोट बैंक की राजनीति साफ तौर से इसमें दिखाई देती है कि दलित वोट को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। अब इसी के चलते आपने देखा होगा उस कल के दौरे की अहम बातें क्या रही कि उसमें संत निरंजन दास जो यहां पर डेरा प्रमुख है, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार पैर छुए। हालांकि वो ऐसा पहले भी जो है वो करते रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल के भी उन्होंने पैर छुए, तो वो ऐसा करते रहे हैं। इसके अलावा आपको यह भी पता होगा कि इस 26 जनवरी को पद्म भूषण जो सम्मान दिया गया उसमें एक नाम था संत निरंजन दास। तो एक तरीके से इस समुदाय विशेष को कनेक्ट करने का तरीका। और जिस डेरा सचखंड की हम बात करते हैं बल्ला की, तो वहां पर इस डेरे का जो प्रभाव है वो पंजाब की राजनीति में लगभग 40 सीटों के ऊपर आराम से देखा जा सकता है, जिसमें जालंधर, लुधियाना ले सकते हैं, फिरोजपुर ले सकते हैं और मोगा। अब ऐसी स्थिति में यह दौरा जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें जिस तरीके से आदमपुर का जो एयरपोर्ट था उसका अब नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज के नाम से कर दिया गया। और इसी अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के एयरपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसका नाम जो है वो महर्षि वाल्मीकि रखा गया। तो एक तरीके से संतों के हिसाब से जहां ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति नहीं, और ऐसी स्थिति में एक तरीके से गुरुओं का सम्मान और उसमें दलित वोट बैंक की राजनीति, आप इसको हर तरीके से जोड़कर देख सकते हैं। और उसमें जब आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी राज्य में जाते हैं तो वो उस राज्य की जो भाषा है, उस प्रदेश की भाषा में वो इंटरेक्ट करने का भरपूर प्रयास करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहां पर भी उनका जिस तरीके से पंजाब की धरती नु नमन करदा, इस तरीके का जो उन्होंने शुरुआत की उस भाषण की, तो आप समझ सकते हैं। और उसको बाद में संत रविदास जी की जो जन्मभूमि है काशी से अपने आप को जोड़कर, यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जहां पर जाते हैं वहां पर आपके फैक्ट्स जो है वो कैसे होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से चुनाव लड़ते हैं और फिर उन घाटों का जिक्र करना जहां पर संत रविदास जी की शिक्षा हुई थी, तो एक तरीके से लोगों को मन को कुरेदने जैसा या वहां तक पहुंचने जैसा जो है वो एक पूरा भाषण रहा। तो इस भाषण की 4 जो मुख्य बातें थी, उन मुख्य बातों में आपने देखा जिस तरीके से अगर आपने भाषण सुना है और नहीं भी सुना है, तो चाहे वो एमएसएमई कल्चर की बात करना हो 27 देशों के साथ में, क्योंकि ईयू डील अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो घटना फिरोजपुर जाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई थी, उसके बाद से बीजेपी की छवि एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि पंजाब में कमजोर हुई थी। उसको भुनाने का प्रयास करना और यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड है उसके साथ जोड़ना और सीधे तौर पर अमेरिका की जो टैरिफ वार थी उसका एक तरीके से पूरा याद दिलाना, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ वॉर में जहां हम फंसते हुए दिखाई देते हैं, और वो थी कि अमेरिका एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारत में अपना मार्केट चाहता था और नरेंद्र मोदी ने वो देने से इनकार कर दिया। तो एक तरीके से किसानों के मसले पर, क्योंकि किसान आंदोलन पंजाब का केंद्र रहा, पंजाब उसमें केंद्र रहा, और वहीं से भारतीय जनता पार्टी की जो छवि बिगड़ी थी उसको सुधारने का एक प्रयास किया गया।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर रखा, और फिर उसमें यह कहना कि विकसित भारत का जिस तरीके से एक सपना 2047 का कि विकसित भारत होगा, और उसकी नींव के पीछे जो है वो संत रविदास की बेगमपुर की जो कहानी उन्होंने बताई कि एक ऐसा शहर जहां पर कोई वंचित नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो, उसकी तर्ज पर काम करना। तो ये सारी चीजें जो है वो एक साथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें कोशिश की। तो राजनीतिक तौर पे एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि यहां पंजाब में जो स्थिति बनी हुई है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी भी इस वक्त जो है वो जोरों शोरों से दलित वोटर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए लगी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से तुरुप का इक्का जो है वो फेंक ही दिया है। अब दलित की राजनीति क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि दूसरी तरफ आप कांग्रेस पार्टी पर नजर डालिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाना या कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपने आप जो है वो इस्तीफा दे देना, कहानी बहुत बड़ी है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद दलित कार्ड खेला, चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि समय कम था, जो भी कारण थे, लेकिन उसके बाद यह देखा गया कि चरणजीत सिंह चन्नी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर वो चुनाव हार गए। अब सवाल यह था कि कांग्रेस पार्टी ने दलित वोटर को साधने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को प्रदेश का मुखिया तो बना दिया, लेकिन अगर डोमिनेंस में, पावर डोमिनेंस की अगर हम बात करते हैं, तो फिर जज सिंह को कांग्रेस पार्टी साथ छोड़ नहीं सकती। तो हालात क्या बने? हालात ये बने कि एक तरफ है प्रदेश अध्यक्ष राजा बड़ी और दूसरी तरफ इस वक्त है चरणजीत सिंह चन्नी। अब फरवरी में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है कांग्रेस पार्टी में, इसकी उम्मीद जो है वो अभी से दिखने लगी है। और नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आरोप जस के तस तो एक बार लग चुका है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू और नवजोत कौर सिद्धू दोनों पॉलिटिक्स में एक्टिव होने वाले हैं। तो पहले आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ था। अगर हम उस पर चर्चा करेंगे तो फिर वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और आप, मुझे लगता है कि आप सबको पता भी है। लेकिन हम अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर ये जो जिसको हम कहें कि एक वैक्यूम जो क्रिएट किया कांग्रेस पार्टी ने, और वो वैक्यूम किसने क्रिएट किया? क्योंकि अभी भी कांग्रेस पार्टी जो है वो या तो राजा वड़िंग को हटाएगी या राजा वड़िंग को रखेगी। अगर राजा वड़िंग जो जट सिख से समुदाय से आते हैं, अगर वो उनको रखती है तो दलित वोटर अपने आप जो है वो दूर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब सवाल उठता है चरणजीत सिंह चन्नी पर। अगर कांग्रेस पार्टी राजा वड़िंग को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, तो फिर सवाल यह उठता है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री जब वो चुनाव हारे तो उसके बाद में वो कांग्रेस पार्टी के लिए और दलितों के लिए कहां स्टैंड लिया, क्योंकि वो तो विदेश जाकर बैठ गए थे। और फिर उसके बाद में जब वो बाई इलेक्शन में आए, वो लोकसभा चुनाव में आए, तो लोकसभा चुनाव में वो सीट जीतकर लोकसभा के सांसद बने। लेकिन पंजाब की राजनीति में वो एक तरीके से भुला दिए गए, या हम कहें कि वो मैदान छोड़कर भाग गए। अगर वो डटे भी रहते तो हम कहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो लोगों के साथ जुड़ने में कामयाब हुए, लेकिन वो जो है वो दूरी बना के चले गए। इसलिए मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तुरुप का इक्का फेंका है। तो जो वैक्यूम कांग्रेस पार्टी ने क्रिएट किया, रिक्त स्थान, उसको कांग्रेस पार्टी भर पाएगी? नहीं भर पाएगी। बजाय इसके उलट आपने देखा होगा जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू और उनके जो फादर थे उनके ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी की गई, वो एक अलग विषय की ओर ले जाता है, जो साफ तौर से दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो वैक्यूम क्रिएट किया है उसको कांग्रेस पार्टी नहीं भर सकती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपसी खींचतान में लगी हुई है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने रवनीत सिंह बिट्टू को राज्य मंत्री बनाया, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन बावजूद इसके बनाया। तो अब भारतीय जनता पार्टी, समस्या भारतीय जनता पार्टी की अभी भी बहुत बड़ी है, और वो इसलिए क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी उधार के राजनेताओं पर राजनीति करती आई है। भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता, खुद का खड़ा किया हुआ बड़ा नेता पंजाब में दिखाई नहीं देता है। और दूसरी तरफ एक तरीके से एक जो सोच जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करती है, तो उससे भी भारतीय जनता पार्टी को लड़ाई लड़नी है। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी ऐसा जो है वो साफ तौर से दिखाई नहीं देता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, या हम कहें कि नरेंद्र मोदी के इस दौरे ने
संत निरंजन दास को जो है वो पद्म भूषण से सम्मानित करना, यह साफ तौर से दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में पूरे जोर शोर के साथ पंजाब में चुनाव लड़ेगी और एक तरीके से सत्ता पक्ष के लिए चुनौती होगी। और अगर सत्ता पक्ष के लिए चुनौती होती है और कोई दूसरी पार्टी इसका, क्योंकि तीसरे मोर्चे के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर अब इस वक्त जो है वो काम कर रही है, बाकी दो पार्टियां, कांग्रेस पार्टी अभी भी मैदान में है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मतभेद बहुत ज्यादा जो है वो निकल कर आ रहे हैं। और जहां आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कैसी है वो सबको पता है। और अरविंद केजरीवाल पर लगातार जो है वो रिसोर्सेज का, पंजाब के जो रिसोर्सेज है उनका फायदा उठाने के लिए, उनका यूज करने के लिए आरोप जो है वो लगातार लगते आए हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।